नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साक्षी की आवाज़ चैनल में। तो दोस्तों, आज की कहानी है जिस माँ को अनपढ़ गंवार समझकर धक्के देकर घर से निकाल दिया। आज उसी माँ को ऑफिस में प्रिंसिपल की कुर्सी पर बैठे देखा तो बेटे बहू के पैरों तले जमीन निकल गई। यह कहानी है मीना देवी जी और उनके पति सोहन जी और उनके बेटे की। मीना जी और उनके माता पिता एक सामान्य परिवार के रहने वाले थे। मीना जी पढ़ने में बहुत होनहार थीं और उनका एक छोटा भाई भी था। मीना देवी जी के पिता एक बहुत ही स्वाभिमानी व्यक्ति थे, जो कि ज्यादा अमीर तो नहीं थे, लेकिन गांव में उनकी बहुत इज्जत थी, जो कि उन्होंने अपने अच्छे स्वभाव से बनाई थी और उन पर जितना हो पड़ता था दूसरों की मदद किया करते थे, जिससे कि बहुत से लोगों के दिल में उनके लिए इज्जत और भी ज्यादा बढ़ गई थी। अब मीना जी के पिता जब गांव से शहर किसी काम की वजह से आए थे तो घर लौटते वक्त उनका एक्सीडेंट हो गया, जिसके कारण उनकी मौत हो गई और वह अपने परिवार को छोड़कर चल बसे। उस समय उनकी बेटी मीना बीए की पढ़ाई कर रही थी, लेकिन जब उसे और उसके परिवार को पता चला कि मीना के पिताजी का शहर से लौटते वक्त एक्सीडेंट हो गया है, तो वह लोग बहुत घबरा गए, क्योंकि अभी उन लोगों को यह नहीं पता था कि वे अब इस दुनिया में नहीं रहे। जब वह लोग अस्पताल उनसे मिलने के लिए पहुंचे, तब उन्हें वहां जाकर पता चला कि अब मीना के पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे। यह सब सुनकर तो मानो मीना जी और उनके परिवार को बहुत बड़ा सदमा लग गया, क्योंकि मीना जी के पिता अकेले उस घर का पालन पोषण करने वाले व्यक्ति थे। उनके अलावा घर में कोई भी नहीं कमाता था, क्योंकि मीना के पिताजी अकेले ही सब लोगों की ज़रूरत को पूरा कर दिया करते थे। तो इसलिए कभी किसी को घर से बाहर कमाने जाने के लिए सोचना ही नहीं पड़ा। लेकिन अब जब मीना जी के पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे, तब उनकी माताजी ने सोचा कि अब मैं अकेले इन दोनों का पालन पोषण कैसे करूंगी, और ऊपर से पढ़ाई का खर्चा। मीना जी की माताजी ने सोचा, क्यों ना मैं मीना की शादी कर दूं, जिससे कि इसकी शादी हो जाएगी तो यह भी अपने ससुराल चली जाएगी। रहेगा उनका अकेला बेटा, तो वह अपना और अपनी माँ का पालन पोषण तो कर ही लेगा। मीना जी की माँ ने मीना जी के लिए लड़के ढूंढना शुरू कर दिया और कुछ ही समय में उन्हें मीना के लिए एक बहुत अच्छा लड़का मिल गया। वह मीना जी की शादी उससे करवाने के लिए तैयार हो गईं। अब उन्हें यह चिंता थी कि उनके पति तो अब रहे नहीं, तो अब मीना की शादी का खर्चा कौन उठाएगा। यह सब वह सोच ही रही थी कि तभी घर में जीवन बीमा वाले लोग आए और उन्होंने उनके पति की मौत के बाद जो पैसा उन्हें मिलना था उसके बारे में सारी बात बता दी और उनसे कहा कि उनके पति ने यह पॉलिसी बहुत समय पहले ही करवा ली थी, जिसके बारे में मीना जी को या उनकी माता जी को कुछ नहीं पता था। लेकिन मीना जी की माता जी यह सोचकर थोड़ी सी खुश हुई कि अब उनकी बेटी की शादी बिना किसी अड़चन के हो जाएगी, और उन्होंने मीना जी की शादी सोहन जी से कर दी। सोहन जी भी एक बहुत अच्छे इंसान थे, जो कि मीना जी का हर परिस्थिति में साथ दिया करते थे। सोहन जी के माता पिता भी मीना जी को अपनी बेटी की तरह ही रखा करते थे। शादी के बाद मीना जी ने भी सोहन जी के माता पिता को अपने माता पिता की तरह ही समझा और उन्होंने कुछ ही समय में पूरे घर को बहुत अच्छे तरीके से अपना लिया और सारे घर को संभालने लगीं। सोहन की माँ भी मीना जी से बहुत खुश रहा करती थीं और वह मीना जी को
बहुत पसंद भी करती थीं, क्योंकि मीना जी बहुत शांत स्वभाव की महिला थीं। वह कभी भी कोई भी ऐसी हरकत ना किया करती जिससे उनका परिवार टूट जाए या किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी आए। वह बेशक एक बात खुद सुन लिया करती, मगर किसी को कभी उल्टा जवाब न दिया। उनकी इसी बात से उनके सास ससुर मीना जी को और भी ज़्यादा पसंद किया करते थे, क्योंकि वह जैसी बहू अपने बेटे के लिए लाना चाहते थे, मीना जी बिल्कुल वैसी ही महिला थीं। वह परिवार को जोड़कर चलने वाली महिला थीं। अब मीना जी के घर मीना जी और उनके पति सोहन जी अपने बेटे को बहुत प्यार किया करते थे। साथ ही उसके दादा दादी भी उसे बहुत प्यार किया करते थे। वह उन सब की आंखों का तारा था, क्योंकि बहुत समय से उनके घर में कोई छोटा बच्चा नहीं था। और जब मीना जी के बेटे ने उनके घर में जन्म लिया, तो वह लोग उसे बहुत ज़्यादा प्यार किया करते थे और उसकी हर छोटी बड़ी गलती को भी माफ़ कर दिया करते थे, जिससे मीना जी का बेटा दिन पर दिन बदतमीज़ और बिगड़ता गया। लेकिन वह अपने माता पिता के सामने ऐसा बर्ताव किया करता था कि वह कितना समझदार और कितना अच्छा लड़का है। वह सबके बारे में बहुत सोच समझ कर चलता है, लेकिन असल में तो वह उसके बिल्कुल विपरीत था। वह घर से बाहर हमेशा दूसरे लोगों से बदतमीजी किया करता था, ना ही बड़ों की शर्म और ना ही कोई लिहाज किया करता था। वह हमेशा अपनी धुन में मगन रहता था, क्योंकि उसे यह तो पता ही था कि अगर उससे कोई गलती हो भी जाएगी तो उसका परिवार उसे माफ़ कर देगा, जिससे वह लोग उससे बहुत प्यार करते हैं। इसीलिए वह कभी भी कुछ भी करने से पहले सोचा नहीं करता था। वह सोचता था कि अगर कुछ गलती हो गई तो उसका परिवार है तो सही उस गलती को संभालने के लिए, और धीरे धीरे दिन बीतते रहे। अब मीना जी और सोहन जी के माता पिता का भी देहांत हो चुका था और वह भी उनकी स्थिति में ढल चुके थे। कहने का मतलब है कि सोहन जी और मीना जी भी बुढ़ापे की तरफ बढ़ चुके थे। थोड़े समय बाद सोहन जी की तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती थी और वह दिन पर दिन और ज़्यादा बिगड़ने लगी, जिससे कि मीना जी बहुत ज़्यादा परेशान रहती थीं। वह अपने बेटे से कहती कि अपने पिता के लिए दवाई ले आए और उनका चेकअप भी करा दे, तो उनका बेटा उन्हें कभी कुछ बहाना कर देता, कभी कुछ बहाना कर देता। लेकिन उसने अपने पिता की तबीयत के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा और ना ही उन्हें अच्छे से मेडिकल से दवा दिलाई, जिसके कारण सोहन जी भी चल बसे। अब मीना देवी जी अकेली रह गईं और कुछ समय बाद उन्होंने अपने बेटे रोहन से कहा, बेटा, तुम्हारी भी शादी की उम्र हो गई है और मुझसे भी घर का सब काम नहीं होता। अब तुम भी शादी कर लो, जिससे बहू घर में आएगी तो वह घर का काम तो कर लेगी। अब मुझसे भी खाना पीना नहीं बनाया जाता और दिखाई भी ज़्यादा ठीक से नहीं देता। यह सब सुनकर रोहन ने भी शादी के लिए हाँ कर दी। अब रोहन की माताजी यानी मीना जी ने रोहन की शादी कर दी। शादी के कुछ समय तक तो सब ठीक रहा। रोहन की पत्नी रानी शुरू के दिनों में तो अपनी माँ मीना जी का बहुत अच्छे से ख्याल रखा करती थी, लेकिन कुछ समय बाद वह अपना असली रंग दिखाने लगी और अपने पति को भी धीरे धीरे अपनी सास के खिलाफ भड़काने लगी। वह भी उसकी बातों में आ गया
और अपनी माँ को गलत समझने लगा। उसकी पत्नी ने उसे उसकी माँ के खिलाफ इतना भड़का दिया कि उसने अपनी पत्नी रानी के कहने पर अपनी माँ मीना जी को घर से बाहर निकाल दिया और कहने लगा, तुम जैसी गंवार औरत क्या जाने कि आजकल के जनरेशन के खाने पीने, रहने, पहनने ओढ़ने का तरीका तुम क्या जानो। तुम हमेशा मेरी पत्नी को हर चीज़ पर टोकती रहती हो। अगर इतनी ही प्रॉब्लम है तुम्हें तो निकल जाओ इस घर से। और ऐसा कहकर उसने अपनी माँ को घर से बाहर निकाल दिया। मीना जी ने कहा कि बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने बहू से ऐसा कुछ नहीं कहा है। तब उसकी बहू रानी बोली, तू अनपढ़ गंवार, तू जानती ही क्या है मेरे बारे में। मैं यहाँ के नामी कॉलेज से पढ़ी हुई हूँ, वेल एजुकेटेड लड़की हूँ। तुझे आता ही क्या है? तुझे तो अपना नाम लिखना तक नहीं आता होगा और तू मेरे पहनने ओढ़ने पर सवाल उठाएगी। ऐसा कहकर अपनी सास को धक्का देती हुई बोली। मीना जी ने अपने बेटे रोहन से बहुत कहा, बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने तुम्हारी पत्नी से ऐसा कुछ नहीं कहा। तो वह बोला, अच्छा तो क्या यह झूठ बोल रही है और आप मेरी पत्नी के खिलाफ मुझे भड़काना चाहती हैं? ऐसा कहकर उसने अपने घर का दरवाज़ा बंद कर लिया और एक बार भी पलटकर अपनी माँ की तरफ नहीं देखा। मीना जी रोती रहीं, चिल्लाती रहीं, पर उनके बेटे ने उनकी एक भी नहीं सुनी और दरवाज़ा बंद करके अंदर चला गया। दोनों पति पत्नी अपने घर से मीना जी को बाहर निकालकर बहुत खुश थे, लेकिन वहीं मीना जी सोच रही थीं कि शायद यह लोग गुस्से में हैं, कुछ समय बाद मुझे बुला लेंगे। ऐसा सोचकर वह दरवाजे पर ही बैठी रहीं। पर रात से सुबह और सुबह से शाम हो गई, पर उन दोनों ने दरवाज़ा तो खोला, अपना रोज़ाना का काम किया, लेकिन उन्होंने मीना जी को घर के अंदर घुसने नहीं दिया और बोले, बुढ़िया कब तक यहाँ रहेगी? तुझे तो शर्म है नहीं, हमारा ही कुछ लिहाज कर और यहाँ से चली जा, वरना लोग बाग देखेंगे तो क्या सोचेंगे। इतना सुनकर मीना जी बहुत दुखी हुई और वहाँ से अपना सामान लेकर चली गईं। वह रास्ते पर जा रही थीं, मन में अपने बेटे बहू के ख्याल सोचते हुए। उन्हें यह सुध-बुध नहीं थी कि वह कहाँ हैं। वह चलते चलते एक गाड़ी से टकरा गईं और वह जिस गाड़ी वाले से टकराई थीं, वह एक अच्छा खासा इंसान था, जिसे खुद का एक नहीं बल्कि 2-3 कॉलेज थे उसके। वह मीना जी को देखते ही गाड़ी से उतरा, उन्हें लेकर अस्पताल पहुंचा और उनका ट्रीटमेंट करवाया। और जब मीना जी को होश आया तो वह उन पर चिल्लाता हुआ बोला, आपको क्या दिखाई नहीं देता है माताजी? आज आपको अगर मेरी गाड़ी से कुछ हो जाता तो मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाता। आखिर आप कौन से ख्यालों में खोई हुई थीं कि आपको यह तक नहीं दिखाई दिया कि आप रोड के बीचों बीच किसी की गाड़ी के सामने आ गई हैं? मीना जी बोली, बेटा मुझे माफ़ कर दो, मेरी वजह से तुम्हें जो भी तकलीफ़ हुई है उसके लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। ऐसा कहते कहते मीना जी रोने लगीं। तभी वह लड़का बोला, माताजी आप मुझसे माफ़ी मत मांगिए और ना ही रोइए, आप उम्र में मुझसे बड़ी हैं तो इसीलिए आप माफ़ी मांगती हुई अच्छी नहीं लगती। मैंने माना कि मैंने गुस्से में आपसे कुछ ज़्यादा ही कह दिया, पर मुझे अपनी गलती का एहसास है, इसीलिए आप मुझसे माफ़ी मत मांगिए, बल्कि मुझे माफ़ कर दीजिए कि मैंने आपसे इस लहजे में बात की। यह सब सुनते ही मीना जी सोचने लगीं
कितना अच्छा लड़का है, कितना अच्छा है यह। इसके संस्कार, इसके माता पिता ने ज़रूर बहुत ही अच्छे पुण्य काम किए होंगे जो ऐसे बेटे को जन्म दिया। तब मीना जी बोली, बेटा, मैं तुम्हारे डांट पर नहीं रो रही हूँ, मैं तो अपनी किस्मत को रो रही हूँ। तुम्हारी माँ ने ज़रूर बहुत अच्छे पुण्य के काम किए होंगे जिन्हें तुम्हारे जैसा बेटा मिला, और एक मैं हूँ जिसे उसके ही बेटे ने घर से बाहर निकाल फेंका। ऐसा सुनकर वह लड़का चौंक गया और बोला, क्या कह रही हैं आप माता जी? भला कोई बेटा अपनी माँ को घर से बाहर कैसे निकाल सकता है? माँ तो एक बहुत ही अनमोल रतन होता है जिसे भगवान ने खुद भेजा हुआ है अपने बच्चों के लिए। तो भला कोई बच्चा अपनी माँ को अपने ही घर से बाहर कैसे निकाल सकता है? तब मीना जी रोती हुई बोली, बेटा, कह तो तुम सही रहे हो, पर हर किसी औलाद की तुम्हारे जैसी सोच नहीं होती, और ना ही हर औलाद तुम्हारे जैसी होती है। मीना जी को रोता हुआ देखकर और उनकी ऐसी हालत देखकर वह लड़का बोला, ठीक है, आपके बेटे ने आपको घर से बाहर निकाल दिया है, और मेरी भी कोई माँ नहीं है। मैं भी अनाथालय में बड़ा हुआ हूँ और वहीं से मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की। आज से आप मेरे साथ रहना, क्योंकि मुझे भी एक माँ की ज़रूरत है और आपको एक बेटे की भी। और आपके बेटे ने आपको घर से बाहर निकाल दिया, आपके पास रहने के लिए कोई जगह तो होगी नहीं, तो इसीलिए आप मेरे साथ चलें और मेरे ही घर में मेरी माँ बनकर रहें ना। मीना जी सोचकर बोली, बेटा, बाकी तो सब ठीक है, लेकिन मैं तुम्हारे घर कैसे रह सकती हूँ? तब वह लड़का बोला, जैसे एक माँ अपने बेटे के घर रहती है। और ऐसा कहकर वह मीना जी को अपने साथ ले गया। मीना जी उसके साथ बहुत अच्छे से रहती थीं और वह भी उन्हें अपनी माँ की तरह रखता था। वह दोनों उस घर में माँ बेटे की तरह बहुत खुशी खुशी रहते थे। तभी एक दिन वह बोला, माँ, मुझे कॉलेज और अपने स्कूलों में देखने के लिए जाना है कि वहाँ के टीचर और प्रिंसिपल उन्हें ठीक से चला रहे हैं या नहीं, किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। आप चाहें तो आप भी मेरे साथ चल सकती हैं। वैसे भी आप अकेले घर में रहकर बोर हो रही होंगी। ऐसा कहकर मीना जी को अपने साथ ले गया। मीना जी भी खुशी खुशी उसके साथ कॉलेज चली गईं। कॉलेज में अंदर जाकर मीना जी बोली, बेटा, तुम अंदर जाकर सब देख लो, इतने में मैं बाहर तुम्हारा कॉलेज घूम लेती हूँ। तब वह बोला, ठीक है माँ, मैं प्रिंसिपल से मीटिंग करके आता हूँ। सब ठीक तो है, इतने आप कॉलेज घूम लो। मीना जी ने हाँ का इशारा करते हुए सर हिलाया और फिर मीना जी कॉलेज घूमने लगीं। मीना जी ने देखा कि उस कॉलेज में क्लास चल रही थी। वह बाहर खड़े होकर देखने लगी कि टीचर किस तरीके से पढ़ा रहे हैं, क्योंकि वह भी पढ़ी लिखी थी और वह यह सब पढ़ चुकी थी। मीना जी को पढ़ाई लिखाई तो वैसे भी पसंद थी। वह खड़ी होकर सब सुनती रही। फिर वहाँ से उनका बेटा उन्हें स्कूल लेकर गया और वह स्कूल में जाकर बोला, माँ, प्रिंसिपल ऑफिस चलिए, मैं अभी आता हूँ। मीना जी प्रिंसिपल ऑफिस में जाकर बैठ गईं। प्रिंसिपल, जो कि मीना जी को नहीं जानता था, वह बोला, आप कौन हैं और आप यहाँ क्यों आई हैं? क्या आप किसी बच्चे का एडमिशन कराने के लिए आई हैं? तभी मीना जी बोली, जी नहीं, मैं यहाँ किसी बच्चे का एडमिशन कराने के लिए नहीं आई, बल्कि मैं यहाँ देखने के लिए आई हूँ कि सब ठीक ठाक तो चल रहा है ना। तभी प्रिंसिपल हंसता हुआ बोला, आप कहना चाहती हैं कि आप इस स्कूल की मालकिन हैं?
तब मीना जी बोली, हाँ, मैं तो नहीं, पर मेरा बेटा इस स्कूल का मालिक है। और प्रिंसिपल उनकी बात सुनकर हंसने लगा और बोला, बस बस माता जी, इतना भी ज्यादा मजाक मत कीजिए कि मुझसे बर्दाश्त ही न किया जाए। आज से पहले तो मैंने आपको कभी नहीं देखा, फिर आज अचानक से इस स्कूल के मालिक की माँ भी आ गई। और वह मीना जी को उल्टा सीधा बोलने लगा। उनकी यह सारी बातें बाहर खड़ा हुआ वह लड़का सुन रहा था, जिसने मीना जी को अपनी मुंह बोली माँ बनाया था। वह गुस्से से अंदर आया और बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ से इस तरीके से बात करने की? उसकी यह बात सुनकर प्रिंसिपल भी भौचक्का रह गया और बोला, क्या सच में ये आपकी माँ है? तब वह लड़का बोला, हाँ, यह मेरी माँ है। तुम्हें सुनाई नहीं दिया? इन्होंने कहा था कि यह मेरी माँ है, पर फिर भी तुमने इनसे बदसलूकी की। और बेशक यह मेरी माँ भी ना हो, तो भी क्या तुम किसी भी स्कूल में आए हुए इंसान से इस लहजे से बात करोगे? माना तुम प्रिंसिपल हो, पर तुम्हें यह हक किसी ने नहीं दिया कि तुम किसी भी इंसान से इस तरह इतनी बदतमीजी करो और इस लहजे में बात करो। उसने प्रिंसिपल को स्कूल से निकाल दिया और फिर घर चला गया। अब मीना जी, जो कि पढ़ी लिखी तो थी ही, साथ साथ बहुत समझदार भी थीं, वह उस लड़के की परेशानी देखकर समझ गईं कि ज़रूर इसे स्कूल की ही टेंशन है, क्योंकि अब स्कूल का प्रिंसिपल तो रहा नहीं। अब स्कूल को अच्छे से कौन चलाएगा? अब मीना जी उस लड़के से बोली, बेटा, अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या मैं एक बात पूछ सकती हूँ? तब वह लड़का बोला, हाँ हाँ माँ, बताइए ना, क्या काम है? तब मीना जी बोली, बेटा, परेशानी ना हो तो जब तक कोई प्रिंसिपल नहीं मिलता, मैं तुम्हारे उस कॉलेज की देखभाल कर सकती हूँ। तब वह लड़का मुस्कुराता हुआ बोला, माँ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं जल्दी से जल्दी कोई प्रिंसिपल ढूंढ लूँगा जो उस कॉलेज को अच्छे से चला सके। तभी मीना जी बोली, बेटा, तुम ऐसा मत सोचो कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ या मैं उसे चला नहीं सकती। मीना जी ने अपनी डिग्री निकालते हुए उसे दिखाते हुए कहा, बेटा, यह मेरी डिग्री है। मैं पढ़ी लिखी और वेल एजुकेटेड हूँ। मैं तुम्हारे स्कूल को बहुत अच्छे से संभाल लूँगी और जब तुम्हें कोई प्रिंसिपल मिल जाए तो तुम बेशक मुझे वहाँ से निकाल देना और उसे रख लेना। मुझसे तुम्हारी यह परेशानी देखी नहीं जाती। वह उनकी डिग्री देखते हुए चौंकते हुए बोला, क्या सच में माँ आप इतनी पढ़ी लिखी हैं? तो आपने मुझे इतने समय से क्यों नहीं बताया? तब वह बोली, हाँ बेटा, मुझे कभी ऐसा लगा ही नहीं कि इन डिग्रियों की मुझे कभी ज़रूरत पड़ भी सकती है। मैं पढ़ना तो चाहती थी, लेकिन पारिवारिक स्थिति ठीक ना होने के कारण मेरी शादी कर दी गई, जिससे मैं और आगे नहीं पढ़ सकी। और उन्होंने उसे अपनी सारी कहानी सुना दी। यह सब सुनकर वह बहुत इमोशनल हो गया और बोला, कोई बात नहीं माँ, आज से आप ही उस स्कूल की प्रिंसिपल हैं। और ले जाकर मीना जी का इंट्रोडक्शन सबसे कराया और सबको बताया कि वह आज से उस स्कूल की नई प्रिंसिपल हैं। धीरे धीरे मीना जी ने भी स्कूल का सारा काम संभाल लिया और वह स्कूल भी दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करने लगा। उस स्कूल में पहले जहां 100-200 एडमिशन हुआ करते थे, वहीं अब 1000-2000 होने लगे थे। धीरे धीरे मीना जी को भी प्रमोट कर दिया गया और उन्हें स्कूल से अब कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया गया। मीना जी ने पूरी लगन के साथ अपना काम किया। मीना जी को यह बिल्कुल नहीं पता था
कि जिस कॉलेज की प्रिंसिपल वह हैं, वहीं उनका पोता यानी उनके बेटे का बेटा पढ़ता है। रोहन जैसा बचपन में था, उसका बेटा भी बिल्कुल वैसा ही था, बदतमीज, नालायक और बिगड़ा हुआ और आवारा। उसने भी कॉलेज में बदतमीजी करना शुरू कर दिया था। उसका उस कॉलेज में न्यू एडमिशन था, जिसकी खबर मीना जी को लग गई थी कि इस लड़के का न्यू एडमिशन है और यह बहुत ही बदतमीज है। उन्होंने उससे कहा उसके माता पिता को कॉलेज लाने के लिए, जिससे रोहन का बेटा सुमित बहुत घबरा गया। लेकिन वह प्रिंसिपल के आगे बड़ा खुश होकर बोला, ओके प्रिंसिपल, कल मैं अपने मॉम डैड को अपने साथ ले आऊँगा। आपको जो भी शिकायत करनी है आप उनसे कर सकती हैं। मेरे मॉम डैड मुझे कभी नहीं डांटेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि मैं कैसा हूँ और वह मुझे हर बात के लिए सपोर्ट करते हैं। उनकी यह बात सुनकर मीना जी को भी अपने बेटे की याद आई, लेकिन वह उससे बोली, ठीक है, कोई बात नहीं। आज तुम जितने भी बिगड़े और बदतमीज हो, यह सब तुम्हारे माता पिता की ही देन है। तुम उन्हें कॉलेज लेकर आना, मुझे उनसे बात करनी है। सुमित अगले दिन अपने माता पिता को कॉलेज में लेकर पहुंच गया। जब सुमित के माता पिता रोहन और रानी ने मीना जी को देखा तो वह चौंक गए और उन्हें देखते ही रह गए। उन्होंने जैसे ही देखा कि उनके बेटे सुमित की प्रिंसिपल कोई और नहीं, उनकी माँ मीना जी हैं, वह यह सब देखकर चौंक गए और वहीं चक्कर खाकर बेहोश हो गए। उनका बेटा सुमित उन्हें उठाने लगा और बोला, मॉम, डैड, आपको क्या हुआ? आप आखिर प्रिंसिपल को देखकर इतने क्यों घबरा रहे हैं? प्रिंसिपल इतनी भी खतरनाक नहीं है, वह बहुत अच्छी है। मैंने कुछ गलती की थी, इसीलिए इन्होंने आपको बुलाया था। आप लोग तो उन्हें देखकर ऐसे घबराए जैसे आपने कोई भूत देख लिया हो और वहीं चक्कर खाकर गिर गए। अब आपको पता है कि प्रिंसिपल के सामने मेरी कितनी इंसल्ट हुई है। ऐसा कहकर वह अपने मॉम डैड को सुनाने लगा। तभी उसके माँ बाप फिर से उसी सब के बारे में सोच रहे थे कि वह सचमुच उनकी माँ थी या फिर कोई वहम था। वह अपने बेटे से बोले, हमें तुम्हारे प्रिंसिपल से मिलना है। और जब उनका बेटा उन्हें दोबारा लेकर कॉलेज पहुंचा तो वह फिर से अपनी सास को देखकर चौंकती ही रह गई और रोहन अपनी माँ को प्रिंसिपल बना देखकर बहुत ही शॉक्ड हो गया और वह बोला, माँ, यहाँ पर क्या कर रही हैं? जैसे ही रोहन ने सुमित के प्रिंसिपल को माँ बोला, तुरंत सुमित कहने लगा, डैड, आप यह क्या कह रहे हैं? यह तो मेरी प्रिंसिपल है, यह आपकी माँ कैसे हुई? ने तो दादी को कभी देखा ही नहीं, तो आज अचानक दादी कहाँ से पैदा हो गई? आपको लगता है कि कोई गलतफहमी हुई है। आप मेरी प्रिंसिपल को मेरी दादी कैसे कह रहे हैं? तभी रोहन ने कहा, बेटा, यह तुम्हारी दादी ही हैं। तब सुमित बोला, क्या सच में यह मेरी दादी हैं? और अगर यह मेरी दादी हैं तो अब तक थी कहाँ? यह आप दोनों से दूर क्यों रहती हैं? यह हमारे साथ हमारे घर में क्यों नहीं रहती? यह सारी बात सुनकर उसका मुंह उतर गया और वह सोचने लगा कि वह अपने बेटे को किस मुंह से बताए कि उसने और उसकी पत्नी ने अपनी ही माँ को घर से बाहर निकाल दिया। वह तो खुद ही शॉक्ड था कि उसकी माँ, जो कि अनपढ़ गंवार थी, आज एक कॉलेज की प्रिंसिपल कैसे बनी। वह यह सब सोचकर अपनी माँ से कहने लगा, माँ, आप घर चलिए और अब आप हमारे ही साथ रहना। उसकी माँ कहने लगी, यहाँ मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, इस कॉलेज की प्रिंसिपल हूँ और मैंने तुम्हें यहाँ भरत मिलाप के लिए नहीं बुलाया है। तुम्हारे बेटे ने जो गलती की है
उसे बताने के लिए तुम्हें यहाँ बुलाया है। तुम्हारे माँ बाप ने जो गलती की थी और तुम्हें चांद पर इतना चढ़ा लिया, वही गलती तुम कर रहे हो। तुम्हारा बेटा भी बिल्कुल तुम पर ही गया है, जो बिल्कुल बदतमीज और आवारा है। यह सब सुनकर सुमित बोला, प्रिंसिपल, आप मेरे पापा के बारे में इतना सब कैसे जानती हैं? क्या जो पापा कह रहे हैं वह सब सच है? आप मेरी दादी हैं क्या? तभी मीना जी बोली, यहाँ तुम्हारे घर के रिश्ते निभाने के लिए नहीं हूँ मैं। जो भी बात करनी है कॉलेज खत्म होने के बाद घर जाकर करना। यहाँ मैं तुम्हारी प्रिंसिपल हूँ और चाहती हूँ कि तुम भी उसी लहजे में बात करो, ना कि मुझसे अपना कोई रिश्ता जोड़ो। तब सुमित भी गुस्से में बोला, हाँ हाँ, तो मुझे भी कौन सा तुम्हें अपनी दादी बनाने का शौक है? वह तो इतनी देर से माँ पापा आपको मेरी दादी बताए जा रहे हैं और अपनी माँ कह रहे हैं, इसीलिए मैंने तो बस आपसे पूछना चाहा कि क्या सच में आप मेरी दादी हैं? और वैसे भी आप इतनी खड़ूस हैं, आप तो मेरी दादी हो ही नहीं सकती, क्योंकि दादी तो अपने पोते से बहुत प्यार करती हैं, आपके जैसे नहीं हर बात पर डांटती हो। और ऐसा कहकर वहां से चला गया। तब मीना जी ने अपने बेटे और बहू को खूब बातें सुनाई कि तुमने अपने बेटे को कितना बिगाड़ा हुआ है, और अगर आज के बाद उसने कॉलेज में किसी भी तरीके की कोई बदतमीजी की या फिर कोई भी तमाशा किया तो उसे कॉलेज से बाहर निकाल दिया जाएगा। और ऐसा कहकर अपने बेटे और बहू को बाहर भेज दिया। वह दोनों यह सोचकर चौंकते रह गए कि आखिर उनकी गंवार माँ इतने बड़े कॉलेज की प्रिंसिपल बनी तो बनी कैसे, जिसे पढ़ने लिखने की तमीज नहीं थी, जिसे खाने पहनने का सलीका नहीं था, वह आज कॉलेज की प्रिंसिपल बनी हुई है। इसका मतलब तो वह बहुत अमीर होंगी। उनके पास बंगला, गाड़ी, पैसा सब कुछ होगा। अब कुछ भी करके हमें उन्हें अपने पास लाना ही होगा। वह तो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है, जो रोजाना एक नया सोने का अंडा देगी। वे ऐसा सोचने लगे और फिर शाम को मीना जी के घर जाकर बोले, माँ, आप कहाँ चली गई थीं? आपके जाने के बाद हमने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, पर आप कहीं नहीं मिली। आखिरकार आप हमें मिल ही गईं, तो आप अब हमारे साथ चलिए। हम सब लोग साथ मिलकर रहेंगे, एक परिवार की तरह। और अब तो आपका पोता भी इतना बड़ा हो गया है, जब वह आपसे मिलेगा तो वह बहुत खुश होगा कि आप सच में उसकी दादी हैं, क्योंकि वह हमसे पूछता रहता था कि सब बच्चों के दादा दादी होते हैं, मेरे दादा दादी नहीं हैं। और आज जब उसे पता चला कि आप उसकी दादी हैं, तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। वह आपसे मिलने के लिए बहुत बेताब है। वह चाहता है कि आप भी उसी के साथ हमारे घर रहें। ऐसा कहकर वह मीना जी को हाथ पकड़कर ले जाने लगे। तभी मीना जी ने अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, मैंने कहा है क्या तुम लोगों के साथ जाने के लिए, जो तुमने मेरा हाथ पकड़कर मुझे घर ले जाने के लिए अपना मूड बना लिया? और वैसे भी अगर तुम्हारा मन मुझे ले जाने का है तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि मैं तुम जैसे लालची लोगों के साथ रहना नहीं चाहती। यह सारी बातें उनका बेटा सुमित बाहर खड़ा हुआ सुन रहा था, क्योंकि रोहन और रानी अपने बेटे को तो अपने साथ नहीं लाए थे, लेकिन वह सच में अपनी दादी से मिलना चाहता था। और वह यह भी जानना चाहता था कि क्या सच में उसकी प्रिंसिपल उसकी दादी है या नहीं। वह बेशक कितना भी बदतमीज और बिगड़ा हुआ था, लेकिन वह अपनी दादी से बहुत प्यार करता था, क्योंकि उसने बचपन से अपनी दादी को नहीं देखा था। लेकिन जैसे ही दादा दादी अपने पोते पोती को प्यार करते हैं, इसी तरह
पोते पोती भी अपने दादा दादी को बहुत प्यार करते हैं। सुमित को जब उन लोगों की बात सुनकर यह पता चला कि सच में उसकी प्रिंसिपल ही उसकी दादी है, तो वह बहुत खुश हुआ और वह अंदर जाने ही वाला था। तभी मीना जी बोली, मुझे तुम लोगों के साथ नहीं जाना। और रही बात मेरे पोते की, तो मेरा पोता मुझसे बिल्कुल नाराज नहीं होगा। जब उसे अपने माँ बाप की करतूत के बारे में पता चलेगा, तो मैं भी देखती हूँ कि वह अपने माँ बाप की तरफदारी करता है या अपनी दादी की तरफदारी। वह तुम लोगों के साथ रहना पसंद करेगा या अपनी दादी के साथ। अगर उसे अपनी दादी के साथ रहना है तो उसे इस घर में आकर रहना होगा, ना कि मैं वहां जाऊंगी। उनकी यह बात सुनकर सुमित वहीं रुक गया और सोचने लगा, आखिर मॉम डैड ने दादी के साथ ऐसा क्या किया है जिससे दादी उनसे इतनी नाराज हैं कि घर आने के लिए तैयार ही नहीं है और आज तक ना ही कभी घर आई। मैंने भी तो आज तक कभी अपनी दादी को घर नहीं देखा। यहाँ तक कि मुझे तो पता भी नहीं था कि मेरी दादी जिंदा हैं। यह सब सवाल लेकर वह वहां से चुपचाप अपने घर चला गया और घर जाकर सोचता रहा। जैसे ही उसके मॉम डैड घर आए, वह उनसे बोला, मॉम डैड, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। वह बोला, क्या बात करनी है बेटा, बताओ। सुमित कहने लगा कि क्या सच में प्रिंसिपल मेरी दादी हैं? तब वह दोनों बोले कि हाँ, वही तुम्हारी दादी हैं। तब उसने अपने मॉम डैड से पूछा कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि हमारी दादी हमारे साथ नहीं रहती और वह हम लोगों के साथ रहने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। वह आप लोगों का चेहरा भी नहीं देखना चाहती। इतनी नफरत क्यों करती हैं? मुझे पता है आप लोगों ने ज़रूर कुछ ना कुछ तो ऐसा किया ही होगा जिससे दादी आप लोगों से इतनी ज़्यादा नाराज़ हैं, जिसकी सज़ा मुझे भी मिल रही है कि मैं अपनी दादी के साथ नहीं रह सकता, क्योंकि वह आप दोनों से बहुत नाराज़ हैं। मैं जानना चाहता हूँ, आखिर आपने ऐसा क्या किया था दादी के साथ कि वह आप दोनों का चेहरा एक पल भर के लिए भी देखना पसंद नहीं करती। अपने बेटे सुमित के बहुत ज़्यादा फोर्स करने पर वह दोनों कहने लगे, हम तुम्हें सारी बात शुरुआत से बताते हैं। और उन्होंने अपने किए हुए सारे कांड अपने बेटे को बता दिए। जब उनके बेटे को पता चला कि उसके मॉम डैड ने उसकी दादी के साथ कितना बुरा व्यवहार किया है, वह उन दोनों से जितना प्यार करता था उससे दोगुनी नफरत करने लगा और बोला, दादी ने तो आपसे बात भी कर ली। अगर मैं होता तो आप लोगों की शक्ल तक नहीं देखता और आज से मेरा और आपका कोई भी रिश्ता नाता नहीं है। मैं यह घर छोड़कर जा रहा हूँ। छी पापा, आपने लालच के चलते अपनी माँ को ही अपने घर से निकाल दिया। क्या पता तुम लालच में आकर कल मुझे भी किसी को दे दो, या फिर आप लोगों की कुछ और नियत हो। ऐसे वैसे काम करने पर मैं ही आप लोगों को घर से बाहर निकाल दूं। लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं आप जैसे लोगों के जैसा गिरा हुआ इंसान नहीं हूँ और ना ही बनना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोगों ने इतना अच्छा काम तो नहीं किया कि मैं आपको माफ़ कर दूं या फिर अपने गुस्से पर काबू कर सकूं। इसीलिए बेहतर यही होगा कि मैं इस घर को छोड़कर चला जाऊं और अपनी दादी के साथ रहूं। अगर वह मुझे अपनाएंगी तो ठीक है, वरना मैं आप लोगों के साथ तो नहीं रहूंगा। जो भी होगा तब देखा जाएगा। और ऐसा कहकर वह घर छोड़कर चला गया। अब रोहन और रानी, जो कि बिल्कुल अकेले रह चुके थे, वह अपने बेटे को बहुत मनाने लगे और रोकने की कोशिश करने लगे, लेकिन उनके बेटे ने उनके साथ रुकने से साफ इनकार कर दिया और सामान लेकर अपनी दादी के पास जा पहुंचा। कहने लगा, दादी, मुझे सब पता चल गया है
कि मॉम डैड ने आपके साथ क्या किया था। मुझे माफ कर देना दादी, मैं आपके लिए कुछ भी नहीं कर सका। लेकिन यह सब जानने के बाद मैं उस घर में उन लोगों के साथ भी नहीं रह सकता कि जिन्होंने अपनी ही माँ के साथ इतना बुरा बर्ताव किया। तब उसकी दादी उसके पास आई और उसे गले लगाते हुए बोली, बेटा, इसमें तेरी क्या गलती है? तू क्यों मुझसे माफी मांग रहा है? बस मैं इतना ही चाहती हूँ कि तू अपने बाप की तरह एक बदतमीज और बिगड़ा हुआ लड़का ना बने। इसीलिए मैं तुझे कॉलेज में डांटती भी हूँ कि हमेशा मस्ती करना या फिर हंसी मजाक करना अच्छी बात नहीं होती। अगर किसी इंसान को इन सब की लत लग जाए तो वह अच्छाई से कब बुराई की तरफ मुड़ जाता है, उसे भी नहीं पता चलता। उनकी बात सुमित को बहुत अच्छे से समझ आ गई थी और वह अपनी दादी से बोला, दादी, मुझे माफ कर दो, पर आज के बाद मैं कॉलेज में कभी भी बदतमीजी नहीं करूँगा। हमेशा डिसिप्लिन में रहूँगा और आप जैसा भी कहेंगे वैसा ही करूँगा। क्या मैं आपके साथ हमेशा के लिए रह सकता हूँ? क्या आपने मुझे माफ़ कर दिया? तभी मीना जी बोली, हाँ बेटा, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, लेकिन इस घर में रखने के लिए मुझे किसी से पूछना पड़ेगा, क्योंकि यह घर मेरा नहीं है, मेरे मुँह बोले बेटे का है। और वह जाकर अपने मुँह बोले बेटे को सारी बात बताती हैं। तब वह बोला, माँ, आज आपने मुझे फिर से पराया कर दिया, क्योंकि जो मेरा है वह आपका है और आप जिसे चाहें इस घर में रख सकती हैं। मीना जी बोली, नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। मैं तो तुझे अपने बेटे से भी ज्यादा मानती हूँ, इसीलिए तो मैं तुझसे पूछना सही समझती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि घर के फैसले सबके साथ मिलकर लेने चाहिए। घर में कौन रहेगा कौन नहीं, इसकी भी तो सलाह लेकर ही फैसला होना चाहिए ना। तब उनका मुंह बोला बेटा बोला, अच्छा ठीक है माँ, आप जैसा चाहती हैं वैसा ठीक है। आप अपने पोते को इस घर में रख लीजिए और अगर आप चाहें तो अपने बेटे बहू को भी रख सकती हैं। मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। बस मैं चाहता हूँ कि आप हमेशा खुश रहें। तब मीना जी बोली, नहीं बेटा, मुझे अपने बहू बेटे को यहाँ रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वह दोनों लालची भेड़िए हैं। उन्हें जितना मिलेगा उतना कम है। अगर वह यहाँ आ गए तो यहाँ हमारे घर की भी खुशियों को धीरे धीरे खा जाएंगे, जो कि अब मैं बिल्कुल नहीं चाहती। और अब मैं तुम दोनों के साथ अपने इस घर में बहुत खुश हूँ। उन्होंने कुछ समय बाद अपने मुँह बोले बेटे की भी शादी करा दी और जिस लड़की से उन्होंने उसकी शादी कराई थी वह लड़की बहुत ही अच्छी, पढ़ी लिखी और संस्कारी थी, जो कि मीना जी का और उनके पोते सुमित का भी बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी। उन्हें कभी भी गैर होने का एहसास नहीं कराती थी। मीना जी को अपनी सास और सुमित को अपना छोटा भाई मानती थी और वह लोग अपने परिवार में एक साथ बहुत खुशी खुशी रहने लगे। लेकिन मीना जी के बेटे और बहू आज बहुत ही दयनीय स्थिति में हैं, क्योंकि अब उन पर भी धीरे धीरे बुढ़ापा छा रहा है और जो उनका इकलौता बेटा था वह उनके साथ नहीं रहता। उन्हें किसी न किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो वह अपने उस किए हुए बर्ताव को याद करते हैं कि जिस समय उनकी माँ को उनकी ज़रूरत थी तो उन्होंने भी अपनी माँ को घर से बाहर निकाल दिया और उन्हें भी इसी तरीके से हर मुश्किल का सामना करना पड़ा। आज भगवान ने भी उनकी स्थिति बिल्कुल वैसी ही कर दी थी कि उन्हें पाई पाई का मोहताज बना दिया। वह हर चीज़ के लिए दूसरे के ऊपर निर्भर रहते। एक दिन मीना जी उनकी बिल्डिंग में किसी काम से आई थीं और उन्होंने अपने बेटे बहू की ऐसी हालत देखी तो उनसे देखी नहीं गई। और जब उनके बेटे बहू ने मीना जी को बिल्डिंग में देखा तो वह रोते रोते दौड़ते हुए जाकर मीना जी के पैरों में गिर गए
और पैरों में गिरकर उनसे माफ़ी मांगने लगे। कहने लगे, हमें माफ़ कर दो माँ, हमें अपने किए हुए पापों की सज़ा मिल गई है और हमें पता है कि हमने आपके साथ बहुत गलत किया है, लेकिन हमें आप माफ़ कर दीजिए। हम अपने बेटे से दूर और नहीं रह सकते, हम उसके साथ ही रहना चाहते हैं। और मीना जी को भी उनकी स्थिति देखकर उन पर दया आ गई और उन्होंने उन दोनों को माफ़ कर दिया। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो। आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ नई वीडियो में नई कहानी के साथ।